हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो मेरी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट क्लास 9th को पास करके 10th में आ गए हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये आज की वीडियो बहुत अच्छी साबित होने वाली है। आप लोग जानते हैं कि आज से पहले मतलब कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो मैग्नेट से संबंधित थी, जो चुंबक से संबंधित थी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में मैंने आपको एक टॉपिक और करा दिया था, मेटल एंड नॉन मेटल का, मतलब धातु और अधातु के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आज का टॉपिक है मेरा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अगली जो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है उसे लिख लेते हैं। ये जो तीन जो नाम है, अम्ल, क्षार और लवण, इन्हें हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स कहते हैं। तीन है, एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो केवल किसकी करेंगे? अम्ल के रिगार्डिंग करेंगे। इससे आगे जो वीडियो अपलोड की जाएंगी वो किससे संबंधित होगी? वो संबंधित होगी क्षार से और उसके बाद लवण से। मैं चाहता हूं कि तीनों टॉपिक को, तीनों वर्ड्स को जो है अलग अलग रूप से समझाने की कोशिश की जाए। तो मैं अम्ल के बारे में कुछ यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि अम्ल की जो प्रारंभिक परिभाषा है, जो शुरुआत की जो परिभाषा है, हम उसे यहाँ लिख लेते हैं। जो इसकी प्रारंभिक परिभाषा है, या ऐसा कंसेप्ट जो पहले ज़्यादातर माना जाता था, तो ऐसा माना जाता है कि जो अम्ल होते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? वो स्वाद में होते हैं खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ये किसके अनुसार है? प्रारंभिक परिभाषा के, जो परिभाषाएं पहले चलती थी। धीरे धीरे इस टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर करते चले जाएंगे। जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या कुछ पुराने स्टूडेंट भी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो अम्ल से संबंधित कुछ जो कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो सकते हैं। तो ऐसा माना जाता था पहले कि अम्ल की जो परिभाषा है वो केवल यही है, क्योंकि उसमें एक गुण पाया जाता है कि अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसा मानते हैं। अच्छा, ये खट्टे जो अम्ल होता है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड है, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं एसिड्स। तो लैटिन वर्ड है एक एसिड्स, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ये लैटिन वर्ड है, एसिड से बना है। एसिड ये इंग्लिश वाला वर्ड है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ऐसा समझिएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करें, इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करें, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को उसका रंग चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ऐसा मान के चलेंगे। तो अम्ल के बारे में बात करते हैं कि अगर अम्ल के ऊपर या अम्ल में इसको थोड़ा सा भिगो दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। थोड़े स्टूडेंट इसको सोच रहे होंगे कि ये लिटमस क्या होता है। एक्चुअली इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इन्हें हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें हिंदी में हम सूचक बोलते हैं, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में या सूचक के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे,
जो आप लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में सूचक क्या होते हैं। लेकिन सूचक का मतलब यहाँ ये समझिए कि ये अभिक्रिया से पहले इनका कलर कुछ और होता है और अभिक्रिया के बाद या रिएक्शन के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है और ये हमें सूचना देते हैं कि अभिक्रिया पूरी हो गई है, ऐसा समझिएगा। तो अम्ल में अगर कोई लिटमस पेपर को भिगो दिया जाए तो ये नीला लिटमस पेपर जो है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो हमें समझ लेना है कि भाई ये हमारा जो जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल में जो अम्ल एक तो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खट्टापन किस लिए आता है, खट्टेपन के बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, उन्हें आप पहले इसे नोट कर लीजिए आप एक बार। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिरका ले सकते हैं, इसे विनेगर बोलते हैं, जैसे आप जानते हैं सिरके को विनेगर बोलते हैं, सिरका है। एक है हमारा, हिंदी में लिख देते हैं पहले यहाँ, एक सिट्रिक एसिड है। ये सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जैसे कुछ फल फ्रूट खाते हैं स्टूडेंट, वो वाले फल फ्रूट जो खट्टे होते हैं, जैसे संतरा है, या एक नींबू के बारे में बात करते हैं। तो नींबू और संतरे में जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है, सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। इसे नोट कर लीजिए साथ के साथ। एक एग्जाम्पल और, इससे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं। हम इमली का स्वाद कैसा होता है, जो स्टूडेंट उसे खाते हैं उनको पता है। तो वो जो स्वाद होता है, खट्टेपन का स्वाद जो है वो किसके कारण होता है, वो होता है एक तो होता है वो एसिटिक एसिड की वजह से, एसिटिक एसिड की वजह से खट्टा होगा तो उसके अंदर एक सिट्रिक अम्ल भी जरूर पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड भी जरूर पाया जाएगा। और एक और है टार्ट्रिक एसिड, क्या है, टार्ट्रिक एसिड है। तो इमली के अंदर ये 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इमली का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, वो खट्टा होता है। इतनी बात समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। ये वो वाली परिभाषाएं हैं, ये वो वाले एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी पहले उपयोग में आते थे, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जहाँ पे ये परिभाषाएं अम्ल को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पा रही थी। तो कुछ समस्याएं आई, उन समस्याओं से आगे बढ़कर कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा इस अम्ल को जो है समझाने की कोशिश की गई। और वो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं उसे आप देखने की कोशिश करें। तो जो अब की परिभाषा है, वो अब की परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हमें क्या देते हैं, H+ देते हैं। H+ को यहाँ पे क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसको आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, आप समझ सकते हैं, जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक। अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा आयन नहीं देते, ये जरूर समझिएगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं,
अम्ल कहते हैं। ये लाइन आप याद कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक पदार्थ है हमारा HCl। HCl का जो नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर हम इसका विद्युत अपघटन करें, मतलब जल में घोल दें इसको, तो ये दो भागों में टूट जाएगा। जैसे H+ में, और जो Cl है वो किस में चला जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ H कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे 2H+ और फिर प्लस का आवेश, फिर SO4। इसके विषय में भी मैंने कुछ आपको पहले बता रखा था इक्वेशन के बारे में, कि जितने प्लस के चार्जेस होते हैं उतने ही माइनस के होते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो माइनस के 2 हैं और यहाँ प्लस का 1 ही नज़र आ रहा है, तो आपको समझना है कि इस 2 की मल्टीप्लाई इस H में भी हो रही है और इस 2 की मल्टीप्लाई इस प्लस में भी हो रही है। तो प्लस के भी यहाँ पे 2 हैं और माइनस के भी यहाँ पे 2 ही हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और जैसे HNO3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। तो इसको यहाँ H+ में तोड़ दीजिए और इसके बाद क्या हो सकता है, NO3- का 1 चार्ज। कुछ इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं कि यदि अम्ल को हम लोग किस में घोल दें, पानी में घोल दें, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया, यहाँ HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। इसके अलावा यहाँ ये CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और ये नीचे वाला हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है किसके लिखे हुए हैं, अम्ल के लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल हैं, लेकिन ये बेसिक अम्ल हैं जो कक्षा 10 के लिए आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए कि कौन कौन से अम्ल होते हैं सामान्य रूप से। तो अम्ल की परिभाषाएं कुछ इस तरीके से आप लोगों ने याद कर ली है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप सब लोग। अम्ल के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होते हैं प्रबल अम्ल और नंबर दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। थोड़ा ध्यान से देखेंगे दूसरे कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इन्हें हम लोग इंग्लिश में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और इन्हें इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात ऐसी होती है कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण वियोजन, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है इनका, पूर्ण वियोजन। यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण वियोजन होता है। वे पदार्थ जिनका जल में पूर्ण वियोजन होता है, और इनका दूसरे वाले जो हैं पूर्ण वियोजन नहीं होता। इसमें कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। ऊपर वाले में HCl लिख सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हैं। जबकि नीचे वाला जो एग्जांपल है वो आप यहाँ एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, HCN लिख सकते हैं, H2CO3 लिख सकते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है। आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए पहले।
तो प्रबल अम्ल के बारे में अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देने की कोशिश करें तो ऐसा बताया जाता है कि जितने भी खनिज अम्ल होते हैं, जितने भी खनिज अम्ल होते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं, वो लगभग क्या होते हैं, वो प्रबल होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक जो अम्ल होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी और विषय में भी अगर कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो अगर हम इनकी प्रबलता की कोशिश करें, प्रबलता देखने की कोशिश करें कि भाई सबसे प्रबल, फिर उससे दुर्बल, फिर उससे दुर्बल, मतलब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले जो जिनकी आपेक्षिक प्रबलता होगी वो कौन सा होगा, HCl होगा। HCl के बाद कौन सा आएगा, HCl के बाद आएगा हमारा HNO3। HNO3 के बाद कौन सा आएगा, H2SO4 आएगा। H2SO4 के बाद कौन सा आएगा, CH3COOH आएगा। फिर H2CO3 आएगा और उसके बाद HCN आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में इसकी हेडिंग बना सकते हैं, आपेक्षिक प्रबलता, आपेक्षिक प्रबलता का क्रम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जिससे आसानी रहे आपको इसको याद करने में। ये जो एग्जाम्पल बताए जाते हैं, ये बताए जाते हैं कि यदि इन तत्वों को जो है, इन पदार्थों को अगर जल में घोला जाए तो जलीय विलयन में इनकी प्रबलता कैसी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रबलता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के एसिड होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं होते। तो इनकी प्रबलता का जो क्रम है वो इस प्रकार है, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से। ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद होना चाहिए। अधिकांश पेपर में जो है या बहुविकल्प प्रश्नों में भी इसके बारे में पूछते जाता है, और पेपर में जो MCQ क्वेश्चन आते हैं, जो बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, उनके बारे में या उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें इनके द्वारा पूछी जाती हैं। यहां मैंने बताया आपको कि जैसे HCl की बात करें, हम इस HCl की बात करें तो HCl यहाँ 2 भागों में टूट जाता है, H+ में चला जाता है, और यहाँ Cl किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। और ये कार्य कहाँ होता है हमारा, ये कार्य हमारा होता है जल में होता है। किस में होता है, जल में, क्योंकि हम इसे जल में घोलते हैं। तो ये जो H+ होता है ये बहुत ही छोटा होता है आकार में, और ये जो H+ है ये किससे क्रिया कर लेता है, ये मतलब जल में घुल जाता है, और ये जल में घुलकर किससे क्रिया कर लेगा, जल से, और क्या बना लेगा, H3O+ का एक आयन बना लेगा। और इस आयन का क्या नाम होता है, इस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम। इसको लाइन को लिख लीजिए आप, थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अम्ल के बारे में कुछ जानकारी जो है आप लोगों को हो गई है। फिर भी अगर अम्ल से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, ये मेरा पहला पार्ट है इस वीडियो का जिसमें मैं आपको अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा रहा हूँ। तो आगे आने वाली वीडियो में इन अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बाकी के जो शेष भाग हैं वो बताए जाएंगे आपको। और उन सब वीडियो को देखने के लिए जो अब आगे की तरफ आएंगे, उन्हें वीडियो को देखने के लिए जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे आने वाली वीडियो के लिंक समय रहते प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।